ठीक है भाई, सही है। लास्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसमें आयनिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे कि आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स में हमने बात की थी कि तो इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है कि अनलाइक चार्जेस एक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये मुझे एक डायग्राम मिल गई थी तो मैंने ये आपको दिखा दूँ, ये देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। इसमें देख लें कि हर पॉजिटिव आयन जो है, अगर आप यहाँ देखें तो लेट्स सपोज ये रेड वाले जो है ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन है। अब पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयन है, ठीक है, इस तरफ भी नेगेटिव आयन है, इस तरफ भी नेगेटिव आयन है, इस तरफ भी नेगेटिव आयन है और इस तरफ भी, और अबव भी। ये तो 2 डायमेंशनल है ना, पेपर पे आपको ये 2D की फॉर्म में नजर आ रहा है। अगर 3D में आप सोचेंगे तो अबव एंड बिलो भी जो है वो इसकी नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन्स, ठीक है। हर पॉजिटिव आयन जो है वो कितने नेगेटिव आयन से कनेक्टेड है, ये 6 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से हर नेगेटिव आयन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, इसको देखें, इधर से पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ईच नेगेटिव आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 पॉजिटिव आयन्स। तो अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, अनलाइक चार्जेस आमने सामने, कहीं भी लाइक चार्जेस आमने सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इनके स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन वीक होती है, ठीक है। अट्रैक्शंस को आपने मैक्सिमाइज कर दिया है, रिपल्शंस को मिनिमाइज। रिपल्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी, जब लाइक चार्जेस आमने सामने आएंगे। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कोई लाइक चार्जेस आमने सामने आ ही नहीं रहे, सारे अनलाइक चार्जेस आमने सामने, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि हार्ड तो होते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है। हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से आप कह लें कि लेयर स्ट्रक्चर है, ये लेयर्स हैं। लेट्स सपोज आप कह लें ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये लेयर 4 पर और लेयर 5 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेयर 4 पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेयर 5 पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, लेयर्स विल मूव, और अप्लाइंग फोर्स लेयर्स मूव करेंगे, और ये देखें आप ये लेयर्स नीचे का, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई की, लेयर्स मूव नीचे आ गए। अब इससे क्या हुआ कि लाइक चार्जेस आमने सामने आ गए, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होना शुरू हो गया, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन बढ़ गई। तो जब इस तरह से आपने फोर्स अप्लाई की, जैसे हमने लास्ट टाइम पूरा इसको लिखा था कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो लाइक चार्जेस आमने सामने आ गए, और जब लाइक चार्जेस आमने सामने आएंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगी, और अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, ये मिनिमम हो जाएंगी। अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शंस ये मिनिमम हो गई, कम हो गई, तो जिसकी वजह से ये एकदम से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, इट ब्रेक्स। तो मतलब इनमें बेंडिंग एबिलिटी नहीं होती, आप बहुत फोर्स अप्लाई करेंगे ये टूट जाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रिटल, कि ये ब्रिटल होते हैं, ऑन अप्लाइंग फोर्स ये ब्रिटल ब्रेक हो जाते हैं। अब क्यों ब्रिटल होते हैं वो आपको रीज़न समझ में आ गया कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लाइक चार्जेस आपने सामने आ जाते हैं, ये डायग्राम हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की लाइक चार्जेस आपने सामने आ गए, ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, समझ आ गई है बेटा ये बात सबको जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल आयनिक स्ट्रक्चर्स को लास्ट टाइम डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जिनको हम नाम देंगे जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये तो आयनिक कंपाउंड हो गए ना, आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर्स, सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स।
ठीक है जी, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मैंने क्या बताया था, कितने हैं, 3। ठीक है, नंबर 1 डायमंड। सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है डायमंड। इसमें से लाजमी आप समझें एक आधा क्वेश्चन पेपर 2 में आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमंड। अब सबसे पहले तो आपने डायमंड को डिफाइन करना है कि डायमंड है क्या, व्हाट इज डायमंड। ठीक है, तो डायमंड को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी, डायमंड क्या है, इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब क्वेश्चन मतलब ये एलिमेंट है, कहाँ से आप कह लेंगे डायमंड जो है ये कार्बन, प्योर कार्बन है, डायमंड इज प्योर कार्बन। अब यहाँ पे आपने टर्म क्या यूज़ किए, एलोट्रोपिक फॉर्म। तो सबसे पहले बात तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि एलोट्रोपी क्या होती है, व्हाट इज एलोट्रोपी। तो पहले एलोट्रोपी को डिफाइन कर लेते हैं। डायमंड क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि व्हाट इज डायमंड, तो आपने सिंपल कह दिया कि इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब आ जाते हैं कि एलोट्रोपी क्या है, व्हाट इज एलोट्रोपी। ठीक है, तो अगर एलोट्रोपी को डिफाइन करें, अगर हमसे कहा जाए कि डिफाइन व्हाट इज एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम स्टेट, नेचुरली। ठीक है जी, ये एलोट्रोपी की डेफिनेशन। एलोट्रोपी को आपने डिफाइन किया, डिफाइन व्हाट इज एलोट्रोपी। तो हम एलोट्रोपी को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज एलोट्रोपी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की बात होती है। ठीक है, तो एलोट्रोपी किन पे अप्लाई होती है, एलिमेंट्स पे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखते हैं, कंपाउंड्स की एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं होती, उनके लिए टर्म डिफरेंट यूज होती है, वो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स, नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स, जैसे हमने आइसोटोप्स पढ़े थे। ठीक है, ऐसे अब एलोट्रोप्स की बात हो रही है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में होना लाजमी, यानी किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना नेचुरली, कुदरती तौर पर, आप नहीं बना रहे, नेचुरली एग्जिस्ट करता हो एक से ज़्यादा फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएंगी, वो फॉर्म्स क्या कहलाएंगी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहलाएंगी। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, एलोट्रोपिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कार्बन है, ठीक है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन आपको नेचुरली, कुदरती तौर पर डायमंड की फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। ठीक है, प्योर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। और ये तो खैर दो बहुत पुरानी चली आ रही, एक अभी रीसेंट आप इस सेंस में कह लेंगे सबसे लास्ट जो डिस्कवर हुई है, फुलरीन्स कहलाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, नैनो पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स, ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इनके ऊपर पूरी आप कह लेंगे बिल्ड हुई है। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स, ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन की। ठीक है, तो मतलब कार्बन आपको डायमंड की फॉर्म में भी मिलेगा नेचुरली, कार्बन आपको ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलेगा नेचुरली, और कार्बन फुलरीन्स की फॉर्म में। ये फुलरीन्स जो है ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये दो जहन में रख लें, दो भी काफ़ी है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो आप कहते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, काफ़ी हो गया। तो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब ये नेचुरली डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डायमंड भी सॉलिड है, सेम स्टेट, तो मतलब इनका सेम स्टेट में होना लाजमी है। तो डायमंड भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, एलिमेंट है। अब इसकी भी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक तो ऑक्सीजन है एयर में, जिसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, O2, ऑक्सीजन गैस, नॉर्मली जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ठीक है, O2 जो है इसको हम आम जुबान में ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन है जो कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आप कह रहे हैं, वो जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, पढ़ते आ रहे हैं आप छोटी क्लास में, ओजोन लेयर।
ठीक है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन है, O3। ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल कर रहे हैं वो क्या है? O2। तो दोनों ही ऑक्सीजन, नाम इसका पड़ गया ऑक्सीजन गैस। हालांकि ओजोन भी ऑक्सीजन ही है, बट वो नाम आम रूटीन के अंदर इतने कॉमन हो गए कि आप मतलब ओजोन लेयर हम नाम लेते हैं तो हमें नहीं पता कि ये ऑक्सीजन है। तो ओजोन भी ऑक्सीजन है, O2 भी ऑक्सीजन है। दोनों अब देखें, ये भी गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में है। तो आप कह सकते हैं कि O2 एंड O3 दे बोथ आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन आपको O3 की फॉर्म में मिलेगा, और दोनों गैसेस सेम स्टेट। तो ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऐसे सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है, और दूसरे एलिमेंट फॉस्फोरस की आती हैं। हमें सारी याद नहीं करनी, हमें सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट ध्यान में रखना है। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन की एग्जांपल दे दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम सुनते रहते हैं ओजोन, तो ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है ना। आगे चल के ये एयर वाले चैप्टर में ये गैस आएगी तो हम बात करेंगे इसकी, बट फिलहाल अभी आप डायमंड और ग्रेफाइट करती रहें तो काफ़ी है। सही है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, एलोट्रोपी क्या होती है, क्लियर हो गई है सबको बात? जी नहीं, वो तो आइसोटोप्स हैं। 35, 37 वो आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना। वो क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स अलग चीज़ है, एलोट्रोप्स अलग चीज़ है, ये याद रखें। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स के, एलोट्रोप्स होते हैं एलिमेंट्स के। एलोट्रोपी क्या है? फिजिकल डिफरेंस आया कि फिजिकल अपीयरेंस में, ये याद रखें। डायमंड, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ से, डायमंड और ग्रेफाइट इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी। जैसे ये रिएक्ट करेगा वैसे ये भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों क्या है? कार्बन है। फिजिकली इनमें डिफरेंस होगा, अपीयरेंस में डिफरेंस होगा, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो ये भी पॉइंट नोट कर लें कि एलोट्रोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल properties will be different. ठीक है जी। तो एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन, इनके रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे होंगे क्योंकि हैं तो दोनों एक ही एलिमेंट, दोनों कार्बन। फिजिकली डिफरेंस होगा, वो हम आगे चल के बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपसे बात कर ली कि एलोट्रोपी क्या होती है। हम बात कर रहे थे डायमंड की, तो डायमंड को हमने डिफाइन किया कि इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कि डायमंड का पेपर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर आ सकता है डायमंड में तो वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो हमने पहले तो डायमंड को डिफाइन कर लिया कि डायमंड क्या है? इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि प्योर कार्बन है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप याद रखें कि इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स। ठीक है जी। हर कार्बन जो है वो कितने कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है? 4 कार्बन। ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड कौन सा बन रहा है? ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स एंड दिस स्ट्रक्चर एक्सपेंड्स this structure expands infinitely। ठीक है। ये मतलब कितने एटम्स हैं ये फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब आप कह लेंगे एक कार्बन से 4 कार्बन, फिर उसके साथ 4 कार्बन, ऐसे ये स्ट्रक्चर। इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? जाइंट स्ट्रक्चर का नाम दिया। ये जाइंट स्ट्रक्चर।
जाइंट स्ट्रक्चर आप टर्म ही तब यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना मुश्किल है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ तो मैं कहूँगी जी ये एक कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के साथ 4 कार्बन आइटम होंगे, 1 2 3 4, ये इस तरह से अटैच होते हैं। ये मैं आपको यहाँ बताऊँ, ठीक है जी, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख लें ये एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 4, फिर ये कार्बन, इसके साथ भी 4 कार्बन होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर फैलता जा रहा है। कहाँ एंड हो रहा है ये हमें मालूम, मतलब आप कह लें कि इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन आइटम। हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन आइटम से कनेक्टेड होता है, और इस तरह से ये एक टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बन जाती है, 4 साइडेड, ठीक है। ये कहलाती है टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, हीड्रल मीन्स साइड, तो ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर इन्फिनिटली फैलता चला जाता है, ठीक है। तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, और फिर इसके बाद आप कह जैसे अभी हमने आगे स्ट्रक्चर में देखा, फिर इस कार्बन के साथ भी 4 कार्बन होंगे, एक ऑलरेडी मौजूद है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा, फिर इसके साथ भी 4 कार्बन होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर फैलता जा रहा है, ठीक है ना। अब कहाँ पे जाके एंड हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, ये कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली एंड हो रहा होगा, बट हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इन्फिनिटली एक्सपेंड हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने इसको जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नाम दिया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, अच्छा वैसे तो खैर बॉन्ड एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो एंगल है दोनों बॉन्ड्स के दरमियान, दिस इज अराउंड 109.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल्स कहलाते हैं। तो ये चारों एंगल्स जो हैं वो इतने की 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, तो ये 109.5 डिग्रीज बनता है। इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, बट फिर भी आप इसको भले नोट कर लें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो आपको नोट करनी है, तो हमने बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की, ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन आइटम्स। हर कार्बन जो है वो कितने कार्बन आइटम्स के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ। अब इसमें हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इट इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अगर आप इसकी बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड क्या है, नेचुरली इससे ज़्यादा आपको हार्ड सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस नहीं मिलेगा। इट इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। इट मेल्ट्स एट 3500, इट इज़ दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर एनी नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो पहली बात तो ये होगी। देखिए, अभी तक हमने बात करते आए हैं कि आयनिक सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, आयनिक सब्सटेंस हार्ड होते हैं। डायमंड ऑल्दो कोवलेंट कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, बट स्टिल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एक मिनट, हाँ जी। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑल्दो कोवलेंट कंपाउंड है, बट स्टिल इसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सब्सटेंसेस से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हाई, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपसे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई द melting point of diamond is high, ठीक है।
एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हाई। ऑल्दो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, पेपर में पूरी एक डिटेल आएगी कि जी ये कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, बट स्टिल इसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से भी ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है? ठीक है, देखिए आयनिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डायमंड के केस में क्या है कि यहाँ पे हर कार्बन कनेक्टेड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, हर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। आपको याद है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होते थे? क्या रीज़न बताया था हमने? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने कहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की थी हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मतलब हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। क्या आपको यहाँ पे कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नज़र आ रही है? कोई डॉटेड लाइन नज़र आ रही है? नहीं, सब ये स्ट्रॉन्ग, यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड भी इतना आसान नहीं होता तोड़ना। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, वाटर को बॉयल करना, मेल्ट करना आसान होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बात समझ आ रही है आपको इसमें कि डायमंड के केस में क्या है कि यहाँ पे कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हाई, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? अगर हम रीज़न की बात करें तो इसका सिंपल रीज़न यहाँ पे क्या है? ड्यू टू, एज इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड there are large number of strong covalent bonds. Okay, in case of diamond there are large number of strong covalent bonds which are difficult to break. तो सिंपल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं एक्सप्लेन व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका रीजन क्या हो गया कि इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्योंकि यहाँ पे देयर आर नो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप सिंपल इसमें पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि देयर आर, क्योंकि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लो कब होता है? जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आते हैं। तो देयर आर नो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। ठीक है, देयर आर नो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई। ठीक है, तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि डायमंड का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई क्या होगा, क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। नो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। वो सुनते ना कहानी के एक अगर आपका स्टिक हो उसको तोड़ना आसान है, अब जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टिक्स हो एक साथ, उनको ब्रेक करना हो तो वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। तो यहाँ पे यूँ समझ लें आप कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टिक्स हैं जिनको इतनी आसानी से, मतलब ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज रीइंफोर्सिंग द अदर वन। हर कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान में रखनी है वो ये कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड डज नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। व्हाई डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, 4 बॉन्ड बना रहा है ना, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो वाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रीज़न यहाँ से क्या आ गया कि वाई डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। 2 बातें हुई। तीसरी बात, पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस करी, इसका स्ट्रक्चर।
कि इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। दूसरी बात, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। तीसरा, वाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, डायमंड की भी क्लासेस हैं, ग्रेड्स हैं, डिफरेंट टाइप के डायमंड होते हैं, ग्रेड ए डायमंड, ग्रेड बी डायमंड, ग्रेड सी डायमंड। तो अब लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेड ए डायमंड, ठीक है, तो ये जो ग्रेड ए डायमंड है, ये वो डायमंड है जो ज्वेलरी में या ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। ये आप कहेंगे ये कॉस्टली है, ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो ये वो ज्वेलरी वाला डायमंड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेड सी डायमंड जो है, ये आप कह लें ये ग्रेड सी डायमंड, ये ग्रेड्स वगैरह वैसे आपको याद नहीं रखने, प्रॉपर्टीज़ की हमने सिर्फ बात करनी, मैं वैसे यहाँ पे ग्रेड्स मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि डायमंड जो है ये इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। एक यूज़ तो आपको मालूम है कि ज्वेलरी पर्पज में, अब डायमंड ये जो मतलब डायमंड का एक दूसरा यूज़ भी है कि ये कटिंग और ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है ना, ब्लेड्स में यूज़ होता है कटिंग पर्पज़ के लिए, ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए, बट ऑब्वियसली आप ग्रेड ए डायमंड को तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, उतना एक्सपेंसिव डायमंड आप वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो ग्रेड सी डायमंड है ये कहलाता है कार्बेंडो भी कहलाता है। ठीक है, ये यूज़ होता है कटिंग पर्पज़ के लिए, ये लो क्लास डायमंड कहलाता है। ये सिंथेटिक है, बनाया जाता है, नेचुरली मिलता भी नहीं है। डायमंड को बहुत हाई प्रेशर पे लेके जाते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो ये दिस इज यूज्ड एज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस। ठीक है, ये कटिंग में ड्रिलिंग में यूज हो रहा होता है, और उसकी वजह क्या है, ड्यू टू इट्स हाई मेल्ट, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डायमंड इज यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ की वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, कटिंग पर्पस में, ड्रिलिंग पर्पस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन सा डायमंड है वो हमें बात करें। उसके अलावा थोड़ी सी इसकी अपीयरेंस की अगर बात करें तो डायमंड इज़ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। प्योर डायमंड इज कलरलेस। ठीक है, प्योर डायमंड क्या होता है, कलरलेस होता है, बट आपको बादों का डायमंड में वो कलर्स वगैरह नज़र आते हैं। तो वो कलर्स का रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल कोई ब्लू कलर का डायमंड है या येलो कलर, तो वो जिस ज़मीन से जहाँ से आप उसको निकाल रहे हैं वहाँ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से। तो द कलर इज प्रेजेंट ड्यू टू impurities। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक। ये डायमंड की बात होगी सारी, मतलब जितने क्वेश्चन डायमंड में से बन सकते थे वो हमने यहाँ पे देखिए। वो ये होगा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ड्रिलिंग में क्यों यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये हमने क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ठीक है जी, ग्रेफाइट इज दी अदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी, ये क्या है, ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डायमंड से काफ़ी डिफरेंट है, फ़र्क ही स्ट्रक्चर का, अदरवाइज है तो प्योर कार्बन, ये भी कार्बन है वो भी कार्बन है। तो इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर हम सिंपल ये कहते हैं कि ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 other carbon atoms। ग्रेफाइट के केस में क्या है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर, हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी जी, लेट सपोज ये एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 और ये 3। ठीक है, ये इस तरह से आप चलेंगे, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। फिर इसके साथ भी कितने कार्बन होंगे, 3 1 2, एक तो ऑलरेडी है ये 3। ठीक है, फिर इसके साथ भी ये 1 2 और 3, तो एक इसके साथ भी अटैच है 1 2 और 3,
इधर भी 1 2 और 3। तो ये इस टाइप का अगर आप देखें तो ये एक हेक्सागोन बन गया, ठीक है। दिस हेक्सागोन फॉर्म ये कहलाता है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज हेक्सागोनल, हेक्सागोन बन गया ना, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ से देखें, ये है, ये देखिए, ये एक हेक्सागोनल लेयर है पूरी, ये लेयर नजर आ, ये लेयर है, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट लेयर है। ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू, अब यहाँ पे ये क्योंकि 2D में दिखा रहे हैं, यहाँ देखें इस वाले कार्बन को देखो 1 2 और 3, ये कितने से कनेक्टेड है? 1 2 और 3। ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, ये हेक्सागोन्स बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक लेयर 1 बन गई, एक लेयर बन गई हेक्सागोन्स की, लेयर 1। फिर ये देखें नीचे एक और, मतलब बेसिकली ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक और लेयर है, फिर इस तरह प्याज के छिलके होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे कि ये लेयर 1 हो गई, फिर ये लेयर 2 है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि जो लेयर वाले कार्बन है दे आर अटैच्ड टू ईच अदर स्ट्रांगली और वीकली। लेयर के जो कार्बन स्ट्रांगली, क्योंकि सारे कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप देख लेंगे तो एक लेयर में जितने भी कार्बन है ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि लेयर वाले जो कार्बन है दे आर कनेक्टेड स्ट्रांगली, ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस मतलब लेयर्स को ब्रेक करना, अब ये देखें ये यहाँ पे इन्होंने ये एक लेयर शो की है, ये एक लेयर है पूरी कंप्लीट, ये जो मतलब ये आपने इसको इस तरह से इन्होंने फेस शो कर दिया इसका। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन। ग्रेफाइट की जो एक सिंगल लेयर होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक लेयर है दिस इज कॉल्ड ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है? अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ये जो आजकल ये जो टेनिस के जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो ये जो टेनिस का जो रैकेट होता है, ये इसका जो नेट होता है वो ग्रेफीन से बनता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग इस वजह से होता है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बिल्कुल लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी सारी की सारी इस पर बेस करती है, ठीक है। तो इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म्स बनती हैं और फिर उससे ये रैकेट्स बनते हैं और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो ग्रेफीन क्या है? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन। हाँ, वो ग्रेफाइट पेंसिल में भी यूज़ होती है, जैसे हम लेड कहते हैं, पेंसिल की लेड जो है वो भी ग्रेफाइट है, अभी मैं आगे उसको यूज में बात करता हूँ। तो ये ग्रेफाइट पेंसिल में जो है सेम ग्रेफाइट, मतलब ये वही चीज़ है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो लेयर 1 हो गई, लेयर 2 हो गई, तो हमने कहा जी लेयर के जो कार्बन है दे आर कनेक्टेड स्ट्रांगली टू ईच अदर, ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट अगर आप लेयर 1 को लेयर 2 से देखेंगे तो ये दे आर कनेक्ट, ये कौन सी फोर्स है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गई। तो ये कौन सी फोर्स आ गई? दिस इज वीक, डॉटेड लाइन आ गई, मतलब वीक फोर्स, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है जी। तो मींस लेयर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक लेयर को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, बट लेयर्स कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली, क्योंकि लेयर्स आपस में connected है through weak intermolecular forces. That's why we can say that layers can be separated from each other. Layers can be separated from each other. ठीक है जी, लेयर्स को आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू वीक कनेक्टेड थ्रू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये हमने डायमंड की बात कर ली, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पार्शली डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा भी रह गया, वो फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है।